क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष पुनः लेकर आ गए हैं करंट अफेयर 30 दिसंबर का। 30 दिसंबर 2020 का तो पहली बार है, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है अपने मेन एग्जाम्स के लिए। ठीक, आगे बढ़ने से आप लोग से पहले आप लोग को एक बार फिर से रिमाइंडर है, 2021 का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। 2020 ईपीएफओ का भी कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। कंप्लीट का मतलब क्या है? टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, आपका पर्सनल गाइडेंस हो, सब कुछ। और ये सब भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ही, सब कुछ आप लोग के लिए जो है एक ही जगह पे। ठीक, आप लोग के लिए वीकली टेस्ट भी होते हैं जिसमें कि इंप्रूवमेंट करा जाता है। और जो टेस्ट आपके सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उसमें आपका क्या है, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, ओवर का जो उस समय जो होती है टेंशन, उन सबको देखते हुए टाइम बाउंड मैनेजमेंट टेस्ट होता है। वो आपका जो है वहां पे टाइम मैनेजमेंट वो सब पूरा करता है। बाकी वीकी टेस्ट आपके जो है इंप्रूवमेंट कराता है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 85648805309660660609 पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आज के जो मुख्य टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी पेचीदा भी हैं, मतलब काफ़ी एक्सप्लेन करने वाले भी हैं। तो पूरा एक साथ जो है वाला वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक, और आप लोग से बहुत 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 जो एक गुजारिश है कि जैसा आज आप लोग ने रिस्पॉन्स दिखाया 29 तारीख को, वैसा ही आज भी दिखाइएगा। 200 मतलब मैंने वैसे किया था टारगेट 200 130 लाइक का, लेकिन आप लोग के 200 के ऊपर लाइक्स थे। ये बहुत ही ज़्यादा सराहनीय और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग मेरे लिए, और मुझे मोटिवेट कर रहा है कि आपके लिए ऐसे ही वीडियो और भी आगे आगे बढ़िया से बढ़िया लाता रहूँ। आप लोग का सिलेक्शन हो जाए बस, और सिलेक्शन लाने के लिए हम लोग का एक ही अभियान है, जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा। ठीक, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जरूर करिए। गवर्नर का रोल क्या है असेंबली को बुलाने के लिए? ठीक, सत्र बुलाने में राज्यपाल की भूमिका। मौसम विभाग द्वारा उत्तर भारत में लोगों से शीतलहर के दौरान शराब से बचने की सलाह दी गई। अब बचना चाहते हैं क्या है? न्यूमोकोकल पॉली सैकराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। ठीक, इसके बारे में मैं भी डिजिटल, ये एक अभियान है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तेलंगाना ने रेगुलेटेड फार्मिंग जो थी आपकी वे नियमित करना, कृषि इसको बंद कर दिया। जीएसटी एक नया लॉ लाया गया, उससे रिलेटेड बात समझेंगे। और इनर लाइन परमिट में क्या चीज नहीं करी गई वो जानेंगे। ठीक, जीएस पेपर 2। अच्छा, अपना मोडस ऑपरेंडी आप लोगों को जो पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको बताया तो एक रजिस्टर आपको या फिर नोटबुक बनानी है, जिसमें जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो लिखने, उनके आंसर्स करने, और साथ ही साथ मैं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स यहाँ पर। ठीक, जो पीडीएफ में है वो तो पीडीएफ तो पेड ग्रुप में मिल ही जाएगी, लेकिन पीडीएफ के बाहर जो लोग हैं या फिर पीडीएफ जो पेड ग्रुप में भी हैं वो लोग भी इसका जो है इस रजिस्टर में ही लिखें, ताकि आखिरी में आप लोग को रिवाइज करने में आसानी हो जाए। ठीक, उसके अलावा क्या मैप बुक चाहिए आप लोग को? कौन सी? 2 चाहिए जरूर से जरूर। इंडिया की जो है आपको ऑक्सफोर्ड वाली, और वर्ल्ड की ओरिएंट ब्लैक स्वॉन। ठीक, और उसके बाद जो है सिलेबस आपका जो है, चाहे आप पीसीएस तैयारी कर रहे हो चाहे आईएएस तैयारी कर रहे हो, सिलेबस आपको कंठस्थ तरीके से याद होना चाहिए, वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। सिलेबस मेंस का मैं बोलूंगा आप लोग को, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। मेंस का जीएस 1 2 3 4। ठीक, 4 वाला और जीएस 1 वाले में वर्ल्ड हिस्ट्री और एथिक्स को छोड़ दो तो सब कुछ ओवरलैपिंग है, चाहे आप प्रीलिम्स दे रहे हो चाहे प्रीलिम्स और मेंस। ठीक, ये वाला पूरा करंट अफेयर प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, समझ लेते हैं। पहला जो है, विधानसभा सत्र बुलाना है किसे? राज्यपाल को। तो क्या उसकी भूमिका होनी चाहिए? केरला में जो है आरिफ मोहम्मद खान करके हैं, वो बीजेपी के हैं। ठीक, ये एक्चुअली फेडरल और संघवाद में इशू उठता रहता है। जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर की, वो उसका ही एक तरीके से बंदा होता है या बंदी होती है। कहाँ पर? स्टेट्स में, और यहाँ पे वही है, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, यही नाम है उनका जहाँ तक है। और ये बीजेपी के हैं। और वहाँ पे जो पेनरी सेल्वन नाम से जो है केरला के, उन्होंने इनको बुलाया था, भैया एक कोविड, ये जो सेंट्रल फॉर्म लॉज आए हैं नए, ठीक, इनसे रिलेटेड को डिबेट करनी है, असेंबली बुला लो भैया, स्पेशल सिटिंग करेंगे। ये बात बोली किसने? मंत्रिपरिषद ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने। गवर्नर ने मना कर दिया। क्यों क्यों मना किया, किस रीजन मना किया, वो जान लेते हैं। देखिए, कैबिनेट जो है, कैबिनेट की जगह यहाँ पे वर्ड होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक्चुअली क्या है, देखिए ये पूरा है कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद। ठीक, उसके अंदर आता है आपका कैबिनेट, और उसके अंतर्गत आते हैं सीएम या फिर पीएम। ठीक, यहाँ पे सीएम होगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे बात जाए तो ये पूरा जो है इसको सरकार बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव या फिर करनी बोला जाता है किसे? ये पूरे इसको। ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ना कि सिर्फ
सीएम या पीएम को, समझ लीजिएगा बात। ठीक, इसके बाद क्या है कि कैबिनेट जो है उसने कहा बुलाने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया गवर्नर जी ने, और अब जो है फिर से जाने की सोच रहे हैं। बात वो नहीं, बात क्या है हम लोग के पढ़ने के लायक, वो ये है कि असेंबली को कौन बुला सकता है। गवर्नर बुलाता है, लेकिन वो गवर्नर बुला, आर्टिकल 174 समझिए। आर्टिकल 174 ये कहता है कि गवर्नर टाइम टू टाइम समन कर सकता है, बुला सकता है उसको, लेकिन जो है अगर जब उसको सही लगता है तब, ठीक, लेजिस्लेचर ऑफ द हाउस को बुला सकता है। अब देखो ये वाला आर्टिकल जो आपका बेयर एक्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां से पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी आप किसी भी बुक से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां की वर्डिंग जानना जरूरी है। द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ईच हाउस इसलिए क्योंकि कहीं पे बाई कैमरल भी है, मतलब आपका विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। कौन से ऐसे स्टेट्स हैं या फिर स्टेट्स हैं अभी जहां पे विधान परिषद भी है, आप लोग बताइए कमेंट करके। पहला क्वेश्चन है आज का सिर्फ, ठीक। टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। अब 174 में ऐसा बोला गया है, लेकिन ये गवर्नर किसके कहने में बुलाएगा, जो है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, आर्टिकल नंबर 163 के अंतर्गत ये बोला गया है कि गवर्नर किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये समन कर रहा है तो वहां पे भी एड एंड एडवाइस पे जो है काउंसिल मिनिस्टर की ही बुलाएगा गवर्नर। लेकिन जो है अगर उसको ये लगता है कि जो सरकार है वो मेजॉरिटी में नहीं है, ठीक, काउंसिल मिनिस्टर मेजॉरिटी में नहीं है, अपनी जो है मेजॉरिटी खो चुके हैं, या फिर काउंसिल मिनिस्टर कुछ ऐसी डिमांड कर रहे हैं जो देखने में ही बहुत ज्यादा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इन दो केसेस में गवर्नर आर्टिकल नंबर 163 के अंतर्गत ही अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज करते हुए, विवेकाधार पावर का यूज करते हुए मना कर सकता है। जब उसको क्या लग रहा है कि नो मेजॉरिटी जो बोल रहा है काउंसिल मिनिस्टर सरकार, और दूसरा जो है कि बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम करना चाह रहे, तब तो आर्टिकल नंबर 163 और 174 आपको पढ़ना है। और गवर्नर को यह भी बताया गया है कि एटलीस्ट 6 महीने के में जो है एक बार बुलाना चाहिए आपको इनको, विधानसभा को। ठीक, रिफ्यूज क्यों कर सकता है, वही दो रीजन है कि कैबिनेट बुलाए तो उनको ये लगे लॉस, मेजॉरिटी लॉस हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन का, या फिर जो है डिसाइड ये करना है कि भाई बहुत ही कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात करना चाह रहे हैं। और इसमें देखिए एक पेज यहाँ पर यह है कि जो जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक समीक्षा जो होती है, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक, बेसिक स्ट्रक्चर किस सुप्रीम कोर्ट के केस में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू। तो डिस्क्रिशनरी पावर वो ले तो सकता है गवर्नर, लेकिन इसको चैलेंज किया सकता है इस डिस्क्रिशनरी पावर को कोर्ट में। ठीक, अंडर द जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू किस आर्टिकल से मिलता है जुडिशरी को, आर्टिकल नंबर 13 से। एक एक चीज लिखते चलना। ठीक, हाउ हैव द कोर्ट्स रूल्ड। अब कोर्ट्स ने, यही सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बताया कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है जब तक उसको लगा कि मेजॉरिटी, और दूसरा कि पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात कहने वाली बात है तो उसके लिए भी। और लैंडमार्क 2016 कॉन्स्टिट्यूशन में एक जजमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने दिया था। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कौन सी होती है, जहां पर 5 या उससे ज्यादा जो है जजेस बैठते हैं, वहां को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। ठीक, और जो है डिवीजन बेंच किसे बोलते हैं, जिसमें 2 लोग होते हैं। ठीक है, और आपका जो है सबसे ज्यादा आज तक किस केस में बैठे हैं, केशवानंद भारती केसेस में, कितने, 13 जजेस बैठे थे। ये एक एक चीज बताता चल रहा हूँ, फैक्ट ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हालांकि यूपीएससी पे मेन फोकस है यहाँ पर, लेकिन कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, देख लो छोटे छोटे फैक्ट सब आपको बता दूंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाले केस में इन्होंने जो है प्रेसिडेंट लगा दिया था यहाँ पर 2016 में, उस केस में इन्होंने ये सब बताया था लेटेस्ट रूलिंग की भैया अगर बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करा रहे हो, या फिर जो बोल रहा है कि विधानसभा बुला दो, वो खुद भी मेजॉरिटी में नहीं तो मना कर सकता है डिस्क्रिशनरी पावर का। लेकिन जो डिस्क्रिशनरी पावर लेगा जो डिसीजन, वो कहाँ पे, जुडिशियल रिव्यूज का हो सकता है। और नहीं सर्कमस्टांसेस, वही सब बात है कि बात वो मान लेता है, लेकिन कभी कभी अपने डिस्क्रिशनरी पावर भी कर सकता है। अच्छा, क्या 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 चीजें करता है, समन बुला सकता है, प्रोरोग कर सकता है मतलब खत्म कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। विधानसभा को डिसॉल्व करना मतलब फिर से इलेक्शन होंगे, प्रोरोग करना मतलब वो सेशन खत्म हो गया। ठीक, समझ में आ रही बात। समन करना है कि नया सेशन चालू करते हैं, जैसे बजट सेशन नया चालू हो रहा है या जो भी है। ठीक, इस तरीके से सरकारिया कमीशन एक है जिसने सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे काम किया, दूसरी कौन सी है, पुंछी कमीशन है।
सरकारी कमीशन ने भी सेम वही सारी बातें कही थी जो सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में बताए हैं, और यही सारी बातें हैं कि लीड टू द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल मिनिस्टर, जब भी उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो गया वाली सारी बात। ठीक, समझ में आ गया। और दूसरे इंपॉर्टेंट वाले अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं। आईएमडी, जो कि आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल मौसम विभाग है, डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। इसने क्या बोला है कि भैया दारू वारू ज्यादा मत पियो, ठीक, कोल्ड वेव लग जाइए और खत्म हो जाओगे। ठीक, होता क्या है, अब सारी बात समझ लेते हैं। नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, यानी कि ज्यादातर प्लेन्स की बात हो रही है, और जम्मू एंड कश्मीर ये सब तो एरिया में तो आपका जो है वो होता ही है, ठंडा होता ही भाई, हिली एरिया। लेकिन नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स की बात हो रही है। ठीक, इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा कोल्ड वेव आने वाली है, मतलब आपकी जो है ठंड, गंभीर ठंड होने वाली, शीत लहर चलने वाली है। दो चीजें होती हैं, कोल्ड वेव होता है, कोल्ड डे होता है। ठीक, कोल्ड डे मैंने आप लोग को जो है अपने क्वेश्चन ऑफ द डे वाली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली वीडियो सीरीज है उसमें बताया था कि कोल्ड डे कब होता है, ठीक, और कोल्ड डे अभी होने का क्या रीजन थे, वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा, प्रिडिक्टिंग सीवियर कोल्ड वेव उन्होंने बोला, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास के बोला गया है। एक ये बड़ी अनयूजुअल एडवाइजरी इसलिए बोला है कि दारू पीने से मना कर दिया है, और ये तो सीजन ही आप समझ रहे हो लोगों का जो है दारू पीने का होता है, इस समय जो है न्यू ईयर भी आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सीवियर कोल्ड वेव्स जो है कहाँ कहाँ पड़ने वाली है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, 29 तारीख के बाद से मैक्सिमम टेम्परेचर का जो फोरकास्ट है वो गिर जाएगा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 28 डिग्री। ठीक। अच्छा, रीसेंट जो क्या इसका इम्पैक्ट हुआ है, इन्होंने ये कहा है कि भैया रिस्क हो जाएगा, फ्लू लग जाएगा, सिम्टम है रनिंग नोज और नाक बहने लगेगी, चूने लगेगी, नाक से खून भी निकल सकता है, फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है, शीत दंश जिसको बोलते हैं, स्किन पेल हो जाएगी, हार्ड एंड नम पड़ जाएगी, और आपको जो है ब्लैक ब्लिस्टर भी हो सकते हैं। शिवरिंग को इग्नोर मत करो, शिवर हो रहे हो तो तुरंत घर के अंदर चले जाओ, ये फर्स्ट मतलब साइन हो सकता है। लूजिंग द बॉडी हीट, बॉडी जब हीट होती है तो हम शिवर करके उसमें क्या है कि जो है अपने अंदर हीट बनाने की कोशिश करते हैं, और जब हमारे को गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से जो है पसीना निकलता है जो हमारे बॉडी को ठंडा करती है। ठीक, तो जैसे ये कहा जाता है ना, जैसे आपने सुना होगा कि एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, जैसे हम लोग क्या हैं, इंसान वार्म ब्लडेड हैं, दूसरे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये समझना एक चीज, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कोल्ड ब्लड वाले जो होते हैं वो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल नहीं सकते हैं, कोल्ड बदल, जैसे कि चूहा। ठीक, लेकिन जो आदमी होते हैं या फिर इंसान जैसे मैमल्स हैं, ये क्या है कि बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अनुसार अपनी बॉडी का टेम्परेचर बदल सकते हैं। लेकिन इसी में अब देखो ये टॉपिक है अलग, लेकिन ये चीज अगर आपने सोच ली, कोल्ड ब्लड और ये सारी चीजें साइंस रिलेटेड, तो आप मतलब राइट ट्रैक पे हो यूपीएससी के। ठीक है। और देखिए अब इसमें क्या है कि आगे इसी से रिलेटेड है कि कोल्ड वेव चल रही है, लेकिन दारू पी घूमोगे आपको पता लगेगा ही नहीं कि कोल्ड है। क्यों? क्योंकि दारू कैसे इंपैक्ट करती है अभी बताएंगे। ठीक, एमडी ने शेयर किया है कि लिस्ट और रिकमेंडेशन की अवॉइड करो कोल्ड, जो कि रिड्यूस कर देता है बॉडी टेम्परेचर को। अब ये बड़ी अनोखी बात है, कई लोग तो बोलते हैं अरे दारू पी के भैया गर्मी आ गई बहुत ज्यादा, अब चलो जहां चलना है शर्ट वर्ट उतार के अपना घूमते रहते हैं। ठीक, तो वो चीज नहीं करने वाली है। इन्होंने एक साइंटिफिक बात बताई है कि भैया आपका टेम्परेचर गिर जाता है बॉडी का। ठीक, उन्होंने बोला कि अर्ज किया कि अंदर जाए, आउटडोर एक्टिविटी मत करो, विटामिन सी, इम्यूनिटी, अपनी प्रतिरक्षा बढ़ाओ, विटामिन सी वाले फ्रूट वेजिटेबल ये सब खाओ वाली बात है। कोल्ड वेव क्या है? कोल्ड वेव की बात हो रही, शीत लहर की बात हो रही, क्योंकि कोल्ड डे तो आप लोग को खुद बताना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो डिस्क्रिप्शन वीडियो दे दूंगा, लेकिन कोल्ड डे कब होता है आप लोगों को खुद से बताना है। कोल्ड वेव 2 तरीकों से होता है, या तो जो नदर्न प्लेन्स की बात हो रही है यहां पर, या तो जो है 10 डिग्री के नीचे टेम्परेचर पहुंच जाए मिनिमम वाला। ठीक, मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री नीचे चला जाए, अरे ठंडी आ गई, शीत लहर आ गई। ठीक, दूसरा क्या है कि मान लीजिए पिछले 35 साल का एवरेज टेम्परेचर किसी जगह का 15 है, ठीक, 15 डिग्री सेल्सियस है, और वहां पर 4.5 डिग्री या उससे कम जो है टेम्परेचर गिर गया नीचे, माइनस हो गया, तो मतलब डिपार्ट हो गया, ये एवरेज टेम्परेचर था उस समय किसी पर्टिकुलर जगह का, लेकिन इससे गिर के जो है आपका ये कितना हो गया, ये मान लो जो है आपका 11 हो गया। ठीक, या फिर जो है ये 10, 10.5 हो गया।
तो इसको क्या बोले, कोल्ड वेव चल गई है भैया, सीधी सी बात है। और ये रेंज होती है 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक। अगर 6.5 डिग्री ज्यादा गिर जाए तो उसको क्या बोलेंगे, सीवियर, गंभीर शीत लहर बोल दिया जाएगा इसको, ठीक। इसके बाद क्या है कि अल्कोहल जो है बैड क्यों है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप लोग शायद वेट कर रहे होंगे। देखिए ये बॉडी को फील तो कराता है, कि एहसास तो देता है कि गर्मी आ गई है, लेकिन वो गर्मी होती नहीं, ठंडा कर देता है। एक्चुअली रिड्यूसेस योर बॉडी टेम्परेचर, कंप्राइजेस आपका इम्यूनिटी जो प्रतिरक्षा है उसको जो है खत्म करने की कोशिश कर देता है। और अगर आप वेंचर आउट करेंगे, ज्यादा बाहर घूमेंगे बिना कपड़े पहन के, ठीक। अल्कोहल कैन डिक्रीज द कोर टेम्परेचर जो है आपका, उसको कम कर देगा और इंक्रीज कर देगा रिस्क इसका हाइपोथर्मिया का। हाइपो मतलब कि कम, समझना मेरी बात। हाइपो मतलब कि कम और थर्मिया मतलब टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर कम हो गया तो आप कोल्ड से मर सकते हैं। हाइपर मतलब ज्यादा, अरे तुम बड़े हाइपर रहते हो, तो मतलब क्या है कि तेज गुस्सा, तेज, और टेम्परेचर तो मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, उससे मर सकते हो। इसलिए बैलेंस बना के रखो, ठीक। मॉडरेशन इज द की, गौतम बुद्ध ने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ठीक है। इसके बाद क्या, मिडिल पाथ वाली बात होती है। जो हाइपोथर्मिया क्या है, सीवियर मेडिकल कंडीशन है, बॉडी के हीट खत्म हो जाती है और ये जनरेट भी नहीं कर पाता है हीट, ठीक। और इसकी वजह से लो बॉडी टेम्परेचर हो जाता है और आपका शिवरिंग और ये सब जो है कॉमन साइंस हैं इसके, स्किन फटीग, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक। हाउ डज, अब अल्कोहल क्यों बॉडी टेम्परेचर रिलीज करता है ये समझ लीजिए। अल्कोहल एक वैसोडिलेटर है, ठीक। इसका मतलब आप समझ लो, वैसोडिलेटर है भाई, इतना समझ लो, ठीक। ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं अल्कोहल पे। दैट इट कॉजेज ब्लड वेसल टू रिलैक्स। अब इसको देखो डायग्राम समझते हैं, ये आपकी स्किन है, ठीक। ये आपकी, ये अभी जो है ऐसी वेसल थी, समझ लीजिए, इसके अंदर खून चल रहा था, देखते चलिएगा। ये वेसल है, इसके अंदर खून चल रहा था, यहाँ पे आपने दारू पी ली खचाक से, ठीक। क्या हुआ कि ये आपकी जो ये इसकी जो आउटर लेयर थी ये फैल के ऐसे हो गई, ठीक, डायलेट हो जाती है, ठीक। डायलेट हो जाती है मतलब पतला, शिथिल और पतला बनाई थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो खून इस रगों के अंदर दौड़ रहा था वो आपकी स्किन से टच होने लगा। अब खून है गर्म, जो मैंने आपको भी पहले चीज बताई, उसका नाम होता है पर्टिकुलर, वो भूल रहा हूँ, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड का, ठीक। वो आप लोग मिल जाए तो बता, नहीं तो बाद में मैं मैसेज करके टैग कर दूंगा। तो जब ये खून यहां से टकराने लगता है स्किन से, तो लगता है कि भैया गर्म हो रहा है काफी, तो उन्होंने तुरंत कपड़े उतारे और जो है घूमने लगे हाफ टी शर्ट में। तो ये चीज नहीं करना चाहिए। तो इसकी वजह से जो है ब्लड ब्रॉट टू द स्किन सरफेस, वो फील उनको लगने लगता है कि बहुत गर्म हो गया, उसकी वजह से वो फ्लश्ड दिखते हैं, मतलब निस्तब्धता उनके अंदर दिखती है और बॉडी बिगन टू बिलीव दैट इट इज वार्म, बट ऐसा होता नहीं है और वो स्वेट करना चालू कर देते हैं, ठीक। बॉडी को ये फील होता है कि वार्म हो गया, स्वेट करने लगा। स्वेट मैंने आपको पहले बताया कि गर्मी में आप स्वेट करते हो ताकि आपको क्या लगे कि आपको जो है ठंडक पहुंचे, लेकिन ठंडक पहुंचने की वजह से क्या है, बॉडी टेम्परेचर और ज्यादा गिर जाता है और आपके साथ क्या हो सकता है आप समझ सक रहे हो। अब देखो कुछ लोग जो बहुत ही प्रचुर मात्रा में दारू पिएंगे, अल्कोहल पिएंगे, उनकी बॉडी का जो एबिलिटी है टू डिटेक्ट कोल्ड प्रॉपरली वो और ज्यादा खतरे में पड़ जाएगी। उनको फ्रॉस्ट बाइट यानी कि शीत दंश या फिर हाइपोथर्मिया का चांसेस और ज्यादा है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये अल्कोहल पे पूरी रिसर्च? अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट जरूर करिए, क्योंकि हमारा एक ही नारा है कि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा। आंसर मैं कई सारे पूछ चुका हूं, छोड़ा मत करो, मैं गिनता नहीं हूं, लेकिन मुझे पता रहता है कि मैं कम से कम 15-20 तो क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, ठीक। न्यूमोकोकल जो है ये पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये क्वेश्चन यूपीएससी के 2020 में आया भी था जुलाई में जुलाई में। ये निमोनिया से रिलेटेड है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कोविड वाली भी एक बना रही, पूना वाला करके नाम है इनका, इनके जो ओनर एमडी टाइप से जो है, और हर्षवर्धन बहुत ही अच्छे आदमी है, ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च कर दी है, आपका क्या है, डेवलप कर लिया है, ठीक। अब ये आ जाएगी। 2 फॉरेन कंट्रीज वाले और हैं वो भी बना रहे हैं, लेकिन बड़ी महंगी, ये सस्ती बना रहे हैं, ठीक। इंडियन ड्रग रेगुलेटर मार्केट अप्रूव कर दिया गया है ये न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब देखो यूपीएससी ने क्या पूछा था कि ये कैसे काम करता है, इसके बारे में थोड़ा पूछ लेती, कुछ जो भी टेक्नोलॉजी जो भी साइंस है उसके बारे में बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। हालांकि जो क्वेश्चन इतना इजी था, 1, 2 और 3 वाले में उन्होंने एब्सोल्यूट वर्ड कर दिया, नो इम्पैक्ट, नो नथिंग, बस उसी को अगर आप एलिमिनेट कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड से आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ये क्वेश्चन मैंने 2020 वाले जो टेस्ट सीरीज थी उसमें पूछा भी था, ठीक, इससे रिलेटेड।
अब आप समझ लो कि टेस्ट सीरीज कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी। ठीक, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज द वैक्सीन विल बी मोर अफोर्डेबल, वही वाली चीज है। निमोनिया क्या होता है? ये तीनों से हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, मतलब तीनों का मनपसंद कौन सी चीज है? निमोनिया। ठीक, निमोनिया से रिलेटेड एक स्कीम है जिसका नाम है सांस। सांस नाम है, ये भी मैंने पिछले साल 2020 वाले बैच में पढ़ाया था। सांस ये भी था, ये नई वैक्सीन आ रही थी, कोविड की वैक्सीन का सब वेट कर रहे थे। यूपीएससी कलंतरी आदमी है, उसने क्या कहा, अच्छा कोविड की वैक्सीन, एक काम करो वैक्सीन आए ना आए पता नहीं, लेकिन इसकी तो आ गई है, तो इसके बारे में पूछ लेते हैं। समझ रहे हो, ये चीज है। तो सांस जो है ये आपका निमोनिया से रिलेटेड है, और ना कि किसी आपका जो है सांस वांस की बीमारी से नहीं, निमोनिया से रिलेटेड है, ये समझ लीजिए बस। ये लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं जिससे कि लंग्स में बना होता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन, और इसमें पस वस भर जाता है। एल्वियोली बोलते हैं इसको। इसमें पस या फिर मवाद ये सब भर जाएगा, और जो लंग्स है उसके अंदर जब मवाद ववाद भर जाएगा, तो आप समझ लो कि सांस लेने में दिक्कत होगी। और जर्म्स जो है कंटीजियस होते हैं, पर्सन टू पर्सन फैल सकते हैं। कोई छींक मार रहा है, कोई कफ कर रहा है, उससे जो ड्रॉपलेट्स इधर उधर पहुंच के जो है ये फैल हो सकता है। सिम्टम वही है सारे, देख लो, नोशिया, हेडेक, सब कुछ हो सकता है इसमें। अगला जो है मैं भी डिजिटल ड्राइव, बहुत ही सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, जैसे मोमो की दुकानें, अरे एक वो होता ना बताशा वाली दुकानें होती पानी पूरी, जहाँ पे लड़कियां उनको लाइन लगा के जैसे प्रसाद बट रहा हो वहां पे जाकर आती हैं। ये कोई भी जेंडर रिलेटेड वो कमेंट नहीं है, ये अच्छा है, जो सबको अच्छा लगता है बताशे, मतलब ये सब एग्जाम्पल है खाली आप लोग के लिए बेहतर समझने के लिए। तो ये सब स्ट्रीट वेंडर में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की स्कीम है, ये अभियान है। जैसे हमारा एक ही अभियान है, जो आंसर देगा वो सिलेक्शन लेगा, आंसर जरूर दीजिए। ठीक, मैंने भी डिजिटल ड्राइव चालू करी है। पहले इन्होंने लॉकडाउन के टाइम पे इसी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने क्या कहा था कि 10,000 तक का कहा था, भैया लोन मिल सकता है आप लोगों को। ठीक, इंस्टेंट लोन मिल सकता है, वहां से डेटा बनाया इन्होंने। अब इन्हीं लोग के ऊपर फिर से चालू कर रहे हैं कि मैं भी डिजिटल ड्राइव, कि स्ट्रीट वेंडर जो है वो पेमेंट जो डिजिटली को ले सकें, दे सकें। जैसे आप जाते हो कि आजकल कहते हो कि भैया ऐसा करो पेटीएम निकालो, भैया ऐसा करो फोन पे निकालो, मेरे पास तो कैश है ही नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पेमेंट करते हैं। ठीक, तो इससे पहले जो ये 10,000 रुपए वाली जो स्कीम आई थी उसका नाम समझ लीजिए, इसी मिनिस्ट्री के द्वारा प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। ठीक, कोविड-19 दौरान पे इन लोग को माइक्रो क्रेडिट दिया गया था, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन था। मतलब 10,000 लो और 10,000 ही वापस कर दो प्लीज। ठीक वाली बात है। तो टू रीस्टार्ट देयर बिजनेस, फिर से रीस्टार्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए, तो वही सारी चीजें हैं। अब इनको डिजिटल पेमेंट ले सकें, बस ये सिर्फ इसमें चीजें बताई गई है पहले। अब ये सब जो है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है। ज्यादातर जो है आपके 41-41% जिनको लोन दिया गया था, 41% वीमन थी, बस ये जानने वाली बात है। 10,000 का लोन जो लिया गया, 4 से ये 10 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं लोन ले चुके हैं 12। और अभी देखा जाए तो टोटल हिंदुस्तान में कितने वेंडर्स हैं, आपका 60 लाख स्ट्रीट वेंडर, जिसमें 30 लाख जो है आ चुके हैं इसमें। और इनको जो है ऑलरेडी पार्टनर बैंक्स मिल चुका है 16 कुछ का। पीएम स्वनिधि जो गवर्नमेंट का था, जो ये फर्स्ट एवर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी, जो ये डेटा यहाँ से बना, ठीक, पीएम स्वनिधि काफी सक्सेस हो गया। तो अब इसकी वजह से इनका जो है पहली बार सामाजिक आर्थिक सर्वे कराया गया वेंडर्स का, ताकि इनको और भी स्कीम्स के अंतर्गत लाया जाए। जो हमारे ईपीएफओ के छात्र हैं या छात्राएं हैं वो थोड़ा सतर्क हो जाएं। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक, यूपीएससी पूछ चुका है 2000 ईपीएफओ 2017 वाले पेपर में। ठीक, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति लाइफ से रिलेटेड है, ये एक्सीडेंट से रिलेटेड है। जनधन योजना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक, आपका समावेशी वित्तीय समावेशी के लिए है ये। बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर श्रम योगी मानधन योजना, ये क्या है, पेंशन स्कीम है आपकी अनऑर्गेनाइज जो आपके जो है लेबर्स और उन सब के लिए, वर्कर्स के लिए। प्रधानमंत्री मटरू वंदना योजना, जो मैटरनिटी बेनिफिट इसके थ्रू देना है। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट जो है क्रॉपिंग पैटर्न, 3 जीएस पेपर 3 के क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसमें आता है। उससे रिलेटेड है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है फार्मिंग में, कल्चर में कई सारी चीजें लाए, जैसे कि रायतु बंधु लेके आया स्कीम। ठीक, जैसे कि ये लाए थे कि रेगुलेटेड फार्मिंग, यानी कि आपका विनियमित कृषि थी। इसमें क्या था, इनका ये मन था कि भाई मेज वेज मत उगाओ,
आप क्या उगाओ, धान उगाओ, दाल उगाओ और तिलहन उगाओ, ये यहाँ पे कहने की बात है। या मेज मक्के की मतलब वो मत करो। लेकिन अब इन्होंने देखा कि भैया हम खरीद वरीद नहीं पाएंगे, और वैसे भी सेंटर पे अब फार्म्स लॉ आ चुके हैं कि अब जो है मंडी पे मत खरीदो, जहां फार्मर चाहे वहां खरीदो। तो उन्होंने अब इसको मना कर दिया, साफ सीधी बात ये है। इस रियायत बंधु के बारे में हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। अच्छा, राबी सीजन कब से कब तक होता है? जो सर्दियों वाला है, ठीक, विंटर वाला। फिर उसके बाद क्या आता है? ज़ैद आ जाता है। फिर उसके बाद क्या आता है? आ जाता है खैरिफ सीजन आ जाता है, जो कि आपका मानसून का सीजन भी है, जून से लेकर सितंबर तक चलता है। इसकी क्रॉप्स प्लीज लिख के दीजिए। मैं पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, फिर पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि रिपीट होता है अगला क्वेश्चन, ठीक। और गवर्नमेंट हैज डिसाइड नॉट टू परचेज फ्रॉम फार्मर्स, और वो जहां चाहे वहां, जहां उनको अच्छा प्राइस मिले वहां मिलना, वो अपना बेचें आके। कई सारी स्कीम इन्होंने निकाली थी, राउत बंधु, राउत वेदिका, ठीक। जो तेलंगाना की तैयारी कर रहे हैं वो देख सकते हैं। सप्लाई ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम, ये सारी हैं। मीटिंग से पता चला कि हम नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको जहां सही लगे वहां करो। रैत बंधु स्कीम ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की फार्मर्स को डायरेक्ट उनके जेब में पैसा डाल दो, और पैसा ये डाल के कहो कि भैया इन्वेस्टमेंट जो तुम्हारा हो रहा है क्रॉप लगाने में, ये क्रॉपिंग करने, फार्मिंग करने में, उसमें जो है तुम पैसा यूज कर लो। और बस ये एक तरीके से क्या होता है, ये होता है, ठीक। लिख रहा हूं, देखते रहिए, ठीक। ये इसलिए किया जाता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने यही किया गया। फार्मर अब जैसे अपना एक ये भी चल रही है ना, पीएम किसान योजना, उसमें क्या है, 6,000 रुपया दिया जा रहा है, ठीक। कितना, मतलब कुछ नहीं है ये, मतलब इतना कम अमाउंट है कि वो लोग फार्मर्स क्या सोचते हैं कि भैया सौगात आई है और वहीं काम करो, जो आईएमडी ने अभी ऊपर मैंने बताया था कि मत करने के लिए कहा है। ठंड ठंड बढ़ गई उसके लिए, वही काम वो लोग करते हैं, जिस दिन आता है पैसा उड़ा देते हैं, ठीक। इसमें गलती फार्मर्स की नहीं है। फार्मर्स, उनको पता है कि कुछ जो लागत है ही नहीं वो पूरी नहीं हो सकती, तो मौज करो इसमें। रैत बंधु स्कीम ऑन फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम इन्होंने निकाली थी। फार्मर की इन्वेस्टमेंट थी 2 क्रॉप एरिया में, एक राबी और दूसरा खरीफ के लिए था। इतने सारे इन लोगों ने किए थे, राबी के लिए, खरीफ के लिए यहाँ पे किया गया था। डायरेक्ट मतलब इंडिया की फर्स्ट स्कीम थी, और 5,000 रुपये प्रति एकड़ सीजन दिया जाता है। मेंस वाले इसको लिख सकते हैं, 5,000 रुपये प्रति एकड़ पर सीजन दिया जाता था, फार्म इन्वेस्टमेंट की तरह, साल में 2 बार, ठीक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। जीएसटी से रिलेटेड एक नया रूल आया, और उसमें गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये सही है, ठीक। काफी हल्ला मच रहा था। यहाँ पे जितना मैं बताऊं बस उतना करिएगा। आपको जो है सीए नहीं बनना है, ना पीएचडी करनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया रूल लेके आए कि जो लोग भी टर्नओवर, जो बिजनेस टर्नओवर करते हैं 50 लाख के ऊपर का हर महीने, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, उनको क्या करना है कि अपना जो भी टैक्सेशन देना है उसमें कम से कम 1% कैश में टैक्सेशन देना है। समझ में आई बात, ठीक। ये नहीं करना है कि जो भी आपका टैक्स बना आपने सबको किसमें जोड़ के ले वापस मांग लिया सरकार से, इनपुट टैक्स क्रेडिट से। ये क्या चीज है अभी बताऊंगा, ठीक। गवर्नमेंट ने कहा है, फिर से बोल दे रहा हूं, 50 लाख रुपए से ज्यादा जो बिजनेस का टर्नओवर है प्रति माह, वो लोग जो अपने टैक्स की लायबिलिटीज हैं वो पूरी आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत ना मांगते हुए कम से कम 1% कैश में भुगतान करें, ये कहा है। समझ में आ गई बात? बस को ऐसे ही बस याद रखना, इसमें ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा ये सही है, ठीक। दूसरी बात ये क्या है कि जो मैंने आपको बताया, ये इन्होंने कहा कि सही है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया है। उन्होंने ये रूल इसलिए लेके आए हैं। अच्छा, लेके क्यों आए हैं? क्योंकि जीएसटी का फेक इनवॉइस बनवा के जो है क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट से आईटीसी मांग लेते थे, और पूरा जो पैसा है वो मतलब वापस मांग लेते थे। ये चीज है। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है पहले यही समझ ली, नहीं तो आपके मन में उत्सुकता बढ़ती चली जाएगी। देखिए, इट ए पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स वाली बात है। देखिए यहां पे क्या है कि हम यहां पे टैक्स ऑन सेल वेल ये सब कुछ नहीं, बातें जो मैं बताऊं, बिस्किट बनाएंगे, ठीक।
बिस्किट बनाएंगे, बिस्किट के ऊपर जो भी टैक्स है वो फाइनली कौन देता है? जो बिस्किट खाता है, चबाता है। ठीक, अब उसको क्या है, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसको 10 रुपए मिल रहा है, कोई बात नहीं, उसमें जो टैक्स है बस ये फाइनल कंज्यूमर जो है इसी पे हो, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ये सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन है। अब लेकिन आप हैं बिस्कुट बनाने वाले, आपने जब इसके लिए जो है खरीदा क्या? आपने खरीदा वीट, आपने खरीदा फ्लोर, फ्लोर मतलब आटा, ठीक, और आपने खरीदी मशीनरी, आपने खरीदी शुगर, आपने खरीदा बहुत कुछ, और उन सब चीजों पे अलग अलग, शुगर आपने खरीदी उसमें कुछ टैक्स लगा होगा, ठीक, आपने मशीन खरीदी उस पर कुछ टैक्स लगा होगा। अब इंडायरेक्ट टैक्सेशन में ये होता है कि फाइनली जो है कंज्यूमर के ऊपर जाता है टैक्सेशन, यहीं पे एक बार लगे और बार बार टैक्स ऐड ना हो जाए, डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जाए, इसके लिए ही, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो जीएसटी है ये भी एक तरीके क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक, वैल्यू एडेड टैक्स है। तो आपने देखो शुगर, मशीन, इन सबको जोड़ के इसमें वैल्यू एडिशन करते हुए फिर बिस्किट बनाए, और कई सारे टैक्सेशन लग रहे हैं, तो कई सारे टैक्सेशन गवर्नमेंट मतलब डबल टैक्सेशन ना हो जाए, अवॉइड करें, इसके लिए हम फाइनली इसलिए करें। तो क्या होता है कि जो आप बिस्किट बना रहे थे, जो आप बिस्किट बनाने वाली एंटरप्राइज है, वो क्या करती है? गवर्नमेंट से कहती है देखिए हमने ये सब टैक्स दिया है, और ये टैक्स जो है फाइनली यहाँ पे करके हमने यहाँ दे दिया है टैक्स आपको, लेकिन ये वाले टैक्सेशन जो है आप हमको वापस कर दो। ठीक, आप हमको वापस कर दो। इसको सब कुछ फेक जीएसटी के इनवॉइसेस बना लेते हैं, और उसमें से ये कह देते हैं कि भैया हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट में वापस कर दो। अब गवर्नमेंट ने इसी में खेल समझ गई, गवर्नमेंट उसने पूरा डेटा निकाल के, बिग डेटा एनालिटिक्स निकाल के पूरा सब कुछ देख लिया, और समझ में आ गया अच्छा ये सब चल रहा है गोरख धंधा, कोई बात नहीं, 1% तो दो कम से कम कैश में, पूरा ऐसे मत मांगो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत। बस यही है पूरी चीज। समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छा, एक बार पढ़ना इसको। ठीक, कहा जो लोग नहीं भी पेड ग्रुप में ज्वाइन किए कोई बात नहीं, अलग से पढ़ना, जरूर समझ में आएगा। ठीक, और अब क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ये रूल इसलिए लाया गया कि कैश पेमेंट करो और एडवर्सली इंपैक्ट हो रहा है। एक्सेप्शन क्या है? अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि वो लोग रजिस्टर्ड पर्सन जो लोग 1 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स दे रहे हैं लास्ट 2 सालों से, या फिर वो उनको रिफंड या फिर रिसीव्ड हो रहा है मोर देन 1 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक, उन लोगों को नहीं करना है। इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इसमें समझना जरूरी है। इसमें देखिए, जब आपने, जैसे मैंने बिस्किट बनाया था तो मैंने कई सारी चीजें, शुगर, फ्लोर, ये आटा, ये सब लिया था। ठीक, तो जितना ज्यादा आप इनपुट लोगे तो आपको उन इनपुट वाली चीजों पर टैक्स होता है ज्यादा। ठीक, आप वहां से बिस्कुट जितनी बेचोगे उस पर टैक्स होता है कम। तो इसको वैसे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है। बस इतना समझ लो, इनपुट पे टैक्स ज्यादा, आउटपुट पे टैक्स कम। तो ऐसा कोई ऐसा कर रहा है काम, ठीक, जिसका जो है 1 लाख रुपए तक का रिफंड आ रहा है, या फिर कोई 1 लाख रुपए तक का अपना इनकम टैक्स दे रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। बस गवर्नमेंट को पैसा आना चाहिए। ये सब गोरख धंधा खत्म कर दो, फेक जो ये सारी चीजें ये सब खत्म कर दो। ये बस गवर्नमेंट ये कहना चाह रही है। और उन्होंने डेटा निकाला था, 4 लाख से ज्यादा टैक्स पेयर ऐसे हैं जिनकी ग्रेटर देन 50 लैक्स पर मंथ जो है टर्नओवर है, और उसमें से सिर्फ जो है 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि आपका 1% से कम टैक्स देते हैं कैश में। तो काफी कम लोग हैं, कर लो, क्या दिक्कत है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने आपको समझा ही दिया आसान भाषा में। अब आ जाते हैं हम लोग इनर लाइन परमिट पे। ठीक, इनर लाइन परमिट क्या है? ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स ने बनाया, आसाम इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में गए, और उन्होंने कहा कि इंडियंस नहीं आएंगे। कौन से एरिया में? बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत इंडियंस को उसने, ब्रिटिशर्स ने मना किया था। थोड़ी हिस्ट्री भी समझ लो। ठीक, ब्रिटिशर्स ने मना कर रखा था। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे कुछ वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल इंटरेस्ट थे, किसके? ब्रिटिशर्स के। लेकिन जैसे हम आजाद हो गए, हमने इसको चेंज करके हमने ये कह दिया कि अब इंडियन सिटीजन जो हैं वो इन एरियाज में नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके की एथनिसिटी है, आदिवासियों का जो है रहना है, उनका अलग कल्चर है। तो जिसको भी जाना है होम मिनिस्ट्री से उनको जो है परमिट लेना पड़ेगा। इसी को बोला गया क्या? ILP, इनर लाइन परमिट। ये जो है आपका इसके अंतर्गत बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम में लगा हुआ है। मिजोरम ही ऐसा स्टेट है जो 6th शेड्यूल में कॉमन है। ठीक, 6th शेड्यूल में कौन कौन से हैं? आसाम, त्रिपुरा,
मेघालय और मिजोरम। ठीक, मिजोरम इसमें भी है, इनर लाइन परमिट में भी। ये क्वेश्चन पूछ लेगा, मैं आपको बता रहा हूं कि छठा में और जो है ये इनर लाइन परमिट में कौन सा स्टेट जो है बताइए कि सेम है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिल्कुल। आपको बस पढ़ते समय ये चीज सोचनी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तभी आप सोच पाओगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2020 वाले का मैंने अभी एनालिसिस दी थी, प्लीज उसको देख लीजिएगा। ठीक, तो अब यहां पे क्या है कि मणिपुर को भी जोड़ दिया गया है। ठीक, अच्छा, नागालैंड में एक है दिमपुर जगह है, ये नहीं आती है। ये मतलब ये सही मैं बता रहा हूं कि गलत, एक बार आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। ठीक, मणिपुर को और इनर लाइन परमिट के अंतर्गत लाया गया है, इनर लाइन परमिट के अंतर्गत लाया गया है। इसी तरीके से फॉरेनर्स को भी एक प्रोटेक्टेड एरिया करके होता है, उसमें जो है मना होता है। फॉरेनर्स मतलब इंडिया से बाहर के लोग जो हैं, और ज्यादातर ये कहां पे जगह है, जो इंडिया के बॉर्डर्स हैं। ठीक, इंडिया के बॉर्डर्स हैं और बॉर्डर के बीच में कुछ, मतलब बॉर्डर से अंदर की तरफ आओगे आप, जैसे मान लीजिए ये बॉर्डर है, ये पाकिस्तान है। ठीक, राजस्थान में भी है क्योंकि पीएपी वाली प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेनर्स को आना जाना मना है उसमें। ठीक, तो उसमें और फिर ये इनर लाइन, तो यहाँ पे नहीं आ सकते हो, ये वाली बात है। इसके पार नहीं आ सकते, इसके पार आना तो आपको वो लेना पड़ेगा। और ऐसे जो एरियाज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज जिसमें फॉरेनर्स नहीं आ सकते, उसमें पाकिस्तान टाइप के लोग जो है कभी जिंदगी में भी अलाउड नहीं है। ठीक, क्योंकि वो लोग जो है आप समझ रहे हो क्या है। ठीक, तो ये बिगेस्ट होम मिनिस्टर जी ने कह दिया कि मणिपुर को हमने एलपी में जोड़ के बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये लॉ जिसके अंतर्गत होता है, इंडियन सिटीजन को घुसने नहीं देते हैं, और आपका जो इमेजिनरी लाइन है जो मना करता है दो कम्युनिटीज को घुलने मिलने से। अच्छा, मणिपुर में जो है मान लीजिए ये वैली है। ठीक, वैली में रहते हैं माइतीस, ये डोमिनेंट कम्युनिटी, और ऊपर रहते हैं थांगुल, इनके बीच में बनती नहीं है। और ये सब क्यों हो रहा है, आईएलपी वाला क्यों बवाल है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अभी आया था, इसमें कहा गया था नॉन मुस्लिम जो हैं, जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हैं, वो लोग इंडिया में बस सकते हैं। लेकिन जो ये आईएलपी वाली जगहें हैं और 6 शेड्यूल वाली जो जगहें हैं, वहां पे इनको नहीं बसाया जाएगा। इसलिए जो है एलपी की सारी बातें चल रही हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से संबंधित आपको अगर कोई भी जो है सिलेबस से रिलेटेड, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई चीज समझनी है, तो मेरा वीडियो ऑलरेडी इस पे पड़ा हुआ है। आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके सर्च करिएगा, मिल जाएगा। ठीक, या फिर इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को वीडियो का लिंक। ठीक, यहाँ पे सारी चीजें हो गई हैं, मैंने आपको बता दिया है। सीए के चक्कर में नहीं हो रहा ये सब चीजें, मिजोरम और ये सब एग्जेम्प्टेड थे। ठीक, दिमपुर है कि नहीं है जरूर बताइएगा। और मिजोरम ये और अरुणाचल प्रदेश दिसंबर 11 को ये कर दिया गया, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया। 4th स्टेट आ गया है जो कि इसके अंतर्गत है। फॉरेनर्स को भी जो है प्रोटेक्टेड एरिया परमिट लेना पड़ता है टूरिस्ट वीजा के तरीके से। ये नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप है। ठीक, अब कौन बनेगा आईएएस पीसीएस वाले सेक्शन पे हम लोग आ गए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एक ट्रू पूछा गया है, पोर्टुलाका लालजी जो है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्पेशीज है जो कि वाइल्ड सनरोज की स्पेशीज है, ईस्टर्न घाट्स में पाई जाती है भारत का। अगर आप ऐसे पेनिनसुलर प्रायद्वीप वाला एरिया देखोगे तो ये वेस्टर्न घाट्स होते हैं और ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो छोटे हैं, वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा ज्यादा कंटिन्यूस भी है, थोड़े से इनमें कटंग पटंग भी है। इसमें क्या अरनला, नल्लामला, वेलिकोंडा, पैलिकोंडा, पता नहीं कौन कौन से हैं, जवादी, शौरा, ये सब याद कर लो मेरे भाई। ठीक, ये अंडमान तो नहीं है यहाँ पे, पैलिकोंडा, जवादी, शवरा, ये सारे हैं ईस्टर्न घाट्स में अगर आप देखोगे। ठीक, तो पोर्टुलाका लालजी ये प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश पाया गया। लालजी सिंह कौन थे, एक एमिनेंट बॉटनिस्ट थे। आपके बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ये कहां सिचुएटेड है बताइए। ठीक, अरे यार लिख दिया नाम, चलो नहीं सिचुएटेड जो बताइएगा। और ये दे आर क्लासिफाइड अंडर द सन रोज कैटेगरी, क्योंकि ये सन को बिकॉज दे फ्लावर इन द ब्राइट सनशाइन, जैसी सन आता है ये खिलखिला के खुश हो जाते हैं। कौन से, पोर्टुलाका लालजी। ठीक, तो ये सारे स्टेटमेंट सही हैं इसमें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मोनपा एक ट्राइब है। ठीक, कहाँ की अभी आंसर बता देता गलती से। इनकी एक खासियत है, हैंडमेड पेपर बनाते हैं। ठीक, अब आपने जैसे क्वेश्चन सुना होगा, और मैंने इसकी इसीलिए पिक्चर नहीं जोड़ी क्योंकि आप लोग को मैं चाहता हूं कि ये एक्सरसाइज करो आर्ट एंड कल्चर में, या फिर किसी भी चीज में आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है
कैसे है, तो आप उसकी इमेज देखो। इमेज जब आप देखते हो तो इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ज्यादा समय तक चीज याद रहती है और रेलेवेंट भी हो जाती है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि सचिन, तो आपके दिमाग में आएगा एक बंदा खड़ा है, घुंघराले बाल है, बैट लेके खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने सचिन तेंदुलकर को कई बार देखा है और आप तो उससे तुरंत उससे रिलेट कर पा रहे हो। तो आप लोग क्या करो, मोनपा हैंडमेड पेपर आप जाके सर्च करो, गूगल में सर्च करते हो, उसके बाद इमेजेस करके आता है, वहां पे जाके क्लिक करना, हैंडमेड पेपर पता चल जाएगा। यहाँ पे फॉल्स पूछा गया है। शुगु शेंग लोकल ट्री है, ठीक। मोनपा हैंड पेपर इससे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी छाल से, ठीक। आप लोगों ने सिनामोन खाया है? सिनामोन को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताइए। और ये छाल से ही बनता है, इसलिए मुझे एकदम से याद आ गया। यही है इंटरलिंकिंग की खासियत। जैसी ही आपने ये चीज सीखी, कोई भी माइका लाल आपका जो है सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC, इसकी वेबसाइट विजिट करो, अबाउट अस जो पढ़ना। इसने कमीशन किया था, ओल्ड हेरिटेज आर्ट है मोनपा हैंडमेड पेपर की। और ये पेपर मेकिंग यूनिट जो है ये कहाँ पे, आसाम में इनॉग्रेट करेगी? नहीं। अगर इस पूरे क्वेश्चन में आपको मोनपा पता है कि अरुणाचल प्रदेश का, तो आप ये वाला स्टेटमेंट निकाल लोगे। मोनपा, ठीक, आपकी अरुणाचल प्रदेश की तवांग रीजन की जो है एक ट्राइब है, जहां पे सारी चीजें हो रही है। मोनपा हैंडमेड पेपर KVIC विनय कुमार सक्सेना के द्वारा ये एक चीज करी गई थी। ट्राइब्स जो है एक बार ध्यान रखिए, कौन कौन से एरिया, नॉर्थ ईस्ट की, अंडमान निकोबार की, लक्षद्वीप में तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये सारी एक बार लिस्टिंग एक बार देख लीजिएगा। और इसमें भी PVTGs जो होती है ना, उनका बहुत ज्यादा अच्छा, PVTG सबसे ज्यादा उड़ीसा में होती हैं, तो आपको उड़ीसा भी देखना चाहिए, ठीक। और आप लोग को अगर हमारी ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, जिस तरीके की गाइडेंस हम करते हैं, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ सारी चीजें, तो आप लोग क्या कर सकते हो भैया, लाइक कर सकते हो। आज लाइक का जो हमने, वैसे 200 के आर पार हो गया था, लेकिन भैया आप लोग गुस्सा जाओगे, तो इसलिए 150 लाइक सही करते हैं। करीबन जो है 1600-1700 लोग देख रहे हैं, क्या लाइक में जाता है, फ्री में ही तो है। मोटिवेशन मुझे बहुत मिलता है। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जो आंसर देगा वही सिलेक्शन लेगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, पूरा पर्सनल गाइडेंस दिलाना चाहते हैं, तो आप लोग 8564880530 9696066089 पे कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।